स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो में लोग चर्चा करेंगे यूपी स्पेशल के बारे में। दृष्टि मैगजीन के अंतर्गत हम लोग अभी तक देखा जाए तो विविध वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित हुए, और यहाँ पर देखा जाए आज इस वीडियो के अंतर्गत मुझे जिम्मा मिला है कि मैं आपको यूपी स्पेशल पढ़ाऊँ। और यूपी स्पेशल के पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर चर्चा की जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए आपको, ताकि आगामी परीक्षा जो 12 अक्टूबर को प्रस्तावित है उसके लिए आपकी तैयारी अंतिम रूप ले सके। और दृष्टि मैगजीन बहुत परीक्षा उपयोगी मैगजीन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा लाखों छात्रों के बीच में इस मैगजीन को लेकर देखा जाए इंतजार रहता है कि मैगजीन कब प्रकाशित होगी। हम लोग को आए दिन, संस्था को देखा जाए तो आए दिन मैसेज, फोन एकदम भरमार पड़े रहते हैं। मेरे भी व्हाट्सएप पे डेली मैसेज आते हैं कि सर मैगजीन कब आएगी, मैगजीन कब आएगी। तो मैगजीन आ भी गई, और अनावरत रूप से देखा जाए तो वीडियोस भी अब आपके बीच में आ रहे हैं। इन वीडियोस का फायदा उठाएं। साथ ही साथ देखा जाए तो इस वीडियो सीरीज का जो ऑडियो बुक है वो भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। वहाँ पर एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो एप्लीकेशन पर, या फिर इसी वीडियो की देखा जाए तो पिन कमेंट में आप जाएंगे तो उससे आप जो हमारी बुक है पूरा उसका ऑडियो बुक आप परचेज कर सकते हैं। ऑडियो बुक परचेज करने के बाद आप आसानी से कहीं भी, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आसानी से ऑडियो बुक सुनते हुए अपनी पूरी मैगजीन की तैयारी कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को जान सकते हैं, क्या बताई गई है किताब में, क्या कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ों को एकदम बाकायदा पूरा विस्तार देके ऑडियो बुक के माध्यम से समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश परिदृश्य के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर पैनी नजर डालेंगे। और यूपी स्पेशल देखा जाए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यहाँ पर आता ही आता है। साथ ही साथ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैंने मंथली भी कवर कर रखी है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको मंथली जो करंट अफेयर है उसका वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो ये दृष्टि मैगजीन के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर यूपी स्पेशल के हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यूपी मार्गदर्शी का। ठीक है, अब ये यूपी मार्गदर्शी क्या है आइए देखते हैं। एक एक खबर को हम लोग देखेंगे। देखा जाए यूपी मार्गदर्शी क्या है, ये चर्चा कर लेते हैं। तो 6 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.5 लाख जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं का शुभारंभ के पश्चात डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप यूपी मार्गदर्शी तथा सरल परिवहन हेल्पलाइन 149 का शुभारंभ किया है। ठीक है, जो सरल परिवहन हेल्पलाइन है वो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में देखा जाए ऐसे सवाल अक्सर पूछे गए। जैसे एक बार जनरत पूछ लिया था, डायरेक्टली पूछ लिया था कि जनरत क्या है। अब तो आप जानते हैं ना जनरत, लेकिन जनरत के बारे में पहले जब जनरत स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे पूछा गया था कि जनरत क्या है। ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा कि यूपी मार्गदर्शी किसके लिए है। तो यूपी मार्गदर्शी जो है ये परिवहन सेवाओं के शुभारंभ के, देखा जाए जो जन सेवा केंद्रों के माध्यम से परिवहन सेवाओं के शुभारंभ के पश्चात जो डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है, ठीक है, इसका नाम है यूपी मार्गदर्शी। तो यूपी मार्गदर्शी पूछा जाए क्या है, तो ये डिजिटल बस ट्रैकिंग ऐप है। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो सरल परिवहन हेल्पलाइन का नंबर कितना है, तो सरल परिवहन हेल्पलाइन का नंबर है 149। यहां पर देखा जाए इसी अवसर पर आईआईटी खड़गपुर और परिवहन विभाग के मध्य परिवहन विभाग एवं सीएससी के मध्य समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान भी किया गया। मतलब सीएससी और आईआईटी खड़गपुर तथा परिवहन विभाग के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर अगली खबर क्या है, गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय परियोजना। ठीक है, ये जो गोरखा युद्ध स्मारक का सौंदर्यीकरण और कार्य संग्रहालय परियोजना देख लेते हैं क्या है। 4 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखा युद्ध स्मारक के सौंदर्यीकरण कार्य एवं संग्रहालय परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कार्यक्रम में वीर नारियों को सम्मानित भी किया है। ठीक है, तो याद रखना कि गोरखा युद्ध स्मारक की स्थापना कहां पर की गई है, गोरखपुर में की गई है। इसका जो सौंदर्यीकरण कार्य था इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है, तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। एक नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की, उस नीति के बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखते हैं क्या है नीति। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025। ठीक है, अक्सर ऐसी नीतियों से संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, और
ये सवाल जो होते हैं ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, प्री एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी मुख्य परीक्षा में भी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, मेंस में भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो आइए देख लेते हैं। 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसे मंजूरी प्रदान की गई है। डेट याद रखना, एग्जैक्ट डेट आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति 2025 को मंजूरी कब प्रदान की गई, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा देखा जाए तो 2 सितंबर 2025 को इसे मंजूरी प्रदान की गई है। देखिए तो यहां पर यह नीति 1 अप्रैल 2025 से अगले 6 वर्षों के लिए वैध रहेगी। कितने वर्षों? 6 वर्षों के लिए वैध रहेगी, ठीक है। देखा जाए तो इस नीति के तहत आगामी 6 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपए का व्यय भार अनुमानित है। इस नीति के कार्यान्वयन शासन स्तर पर गठित नीति कार्यान्वयन इकाई सशक्त इकाई की देखरेख में नोडल संस्थान द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, कितने सालों के लिए वैध रहेगी यह नीति। जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण नीति है 2025, ये कितने सालों तक वैध रहेगी? 6 वर्षों तक वैध रहेगी। और कब से वैध रहेगी देखा जाए तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 6 सालों तक ये वैध रहेगी। आगे देखें, अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30। अब ये जो उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 है, ये भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। देखा जाए तो 2 सितंबर 2025 को ही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन नीति 2025 से 30 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। देखा जाए तो इस नीति का लक्ष्य क्या है? 2030 तक पंजीकृत निर्यातकों की संख्या में 50% वृद्धि करना, सभी जनपदों को निर्यात गतिविधियों से जोड़कर क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ देखा जाए तो नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, अनुश्रवण और रणनीतिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि यहां पर देखा जाए जो नीति है उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देखा जाए तो अनुश्रवण, रणनीतिक परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उत्तर प्रदेश में मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, जो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 2 सितंबर 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा कंपनीज अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन किए जाने के से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निगम आउटसोर्स कर्मियों के न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित कराने का काम करेगा, ठीक है। यह निगम क्या करेगा? यह निगम जो है ये आउटसोर्स कर्मी जो होते हैं, आउटसोर्सिंग पे जिनकी भर्ती की जाती है ना, उनको न्यूनतम पारिश्रमिक भुगतान कराने के लिए जो प्रावधान है उसको सुनिश्चित करने का कार्य करेगा उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम, ठीक है। और 2 सितंबर 2025 को मंत्रिमंडल द्वारा जो कंपनीज अधिनियम 2013 का है, इसके सेक्शन 8 के अंतर्गत देखा जाए एक गैर लाभकारी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया गया है, ठीक। चलिए देखा जाए यहां पर अगली खबर क्या है। अगली खबर क्या है आइए देखते हैं। यहां पर चर्चा करें हम लोग गोरखपुर के बारे में, ठीक है। गोरखपुर के बारे में कुछ खबर है, देखते हैं क्या है खबर। 17 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में टोरंटो समूह के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का लोकार्पण किया है, ठीक है। यह ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र उत्तर प्रदेश का पहला संयंत्र है। तो आपके परीक्षा के लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये टोरंटो समूह के द्वारा स्थापित किया गया है। और इसकी स्थापना कहां पर की गई है? इसकी स्थापना गोरखपुर में की गई है। 17 अगस्त 2025 को यहां पर देखा जाए योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर यह विधेयक आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक देखा जाए तो 14 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 पारित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का उद्देश्य मथुरा और वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी, ठीक है, मथुरा के वृंदावन में स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। इस विधेयक में एक न्यासी बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसके सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। मतलब यहां पर देखा जाए एक ट्रस्ट बनाया जाएगा और एक ट्रस्टी जो न्यास बोर्ड रहेगा
जो ट्रस्ट रहेगा उसके एक ट्रस्टी रहेंगे और जिनके सदस्यों की नियुक्ति देखा जाए किसके द्वारा की जाएगी, तो राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और ये जो बांके बिहारी मंदिर है ये कहां पर अवस्थित है, ये देखा जाए तो मथुरा के वृंदावन में अवस्थित है। और इसी के लिए लाया गया है जो मंदिर प्रबंधन है, मंदिर प्रबंधन को और बेहतर करने के लिए उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास विधेयक 2025 लाया गया है। ठीक है, और ये कब पारित किया गया था, 14 अगस्त 2025 को, डेट याद रखना। चलो आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है यहां पर देखा जाए। अगली खबर है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025। अब ये उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025, इसके बारे में देख लेते हैं। 7 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, डेट याद रखना 7 अगस्त 2025 को। ठीक है, 7 अगस्त 2025 को ही उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 है इसको अधिनियमित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। यहां पर चर्चा करें तो इस विधेयक के माध्यम से घरौनी निर्मित होने के पश्चात होने वाले वरासत, विक्रय आदि का निर्माण, नामांतरण अथवा संशोधन तथा किसी लिपिक त्रुटि या लोप के सुधार तथा दूरभाष संख्या एवं पते के अद्यतनीकृत किए जाने के विकल्प का प्रावधान किया गया है। यानी कि अद्यतन किया जा सकता है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट में नाम है, संशोधन है, कुछ आपको कराना है तो वो सारी चीजें यहाँ पर अद्यतन किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसी के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 लाया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है देखा जाए तो उत्तर प्रदेश यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना को, छात्रवृत्ति योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। नाम क्या है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चिंगविनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, ये ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश राज्य छात्रवृत्ति योजना महत्वपूर्ण हो जाती है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चर्चा कर लेते हैं तो 7 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहां पर देखा जाए तो यह योजना यूनाइटेड किंगडम के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से संचालित की जाएगी। जो ये योजना है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्विनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना, ये किसके द्वारा संचालित की जाएगी, यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार और यूनाइटेड किंगडम के द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के सहयोग से संचालित की जाएगी। यहां पर बात कर लें तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में मास्टर डिग्री लेने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। यानी कि मास्टर्स करने के लिए यूनाइटेड किंगडम जा सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र हैं वो। ठीक है, हर साल ऐसा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है यहां पर देखा जाए। अगली खबर है चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। अब ये जो चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, क्यों देखा जाए तो 2018 ठीक है यूपीपीसीएस प्री में आपसे एक्सप्रेसवे से सवाल पूछा गया, फिर यूपीपीसीएस मेंस 2023 जीएस पेपर 6 आपसे एक्सप्रेसवे से सवाल पूछा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दोनों बार सवाल पूछे गए थे। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए इस एक्सप्रेसवे को आप याद रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये एक्सप्रेसवे, और इससे संबंधित जो सवाल है आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह लिंक एक्सप्रेसवे कितना लंबा होगा, बात कर ले यहां पर तो 15.172 किलोमीटर, यानी कि 15.172 किलोमीटर लंबा होगा। 172 उसको पढ़ते नहीं, उसको पढ़ते हैं 172। ठीक है, तो 15.172 किलोमीटर लंबा होगा। और यहां पर देखा जाए इसके निर्माण हेतु कितना खर्च आएगा, तो देखा जाए 936.67 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई है इसके निर्माण के लिए। ठीक है, चलिए अब ये हमने चर्चा कर ली यहां पर देखा जाए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में। आगे देखते हैं, चलिए आगे चलते हैं।
यहां पर देखा जाए अगली खबर क्या है, एक्वाकल्चर परियोजना। अब ये जो एक्वाकल्चर परियोजना है, एक्वाकल्चर परियोजना के बारे में एक एक कर पॉइंट्स देखते हैं क्या है। ठीक, एक्वाकल्चर परियोजना देखा जाए यहां पर तो 22 जुलाई 2025 को 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल इंटरप्राइजेस इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग परियोजना यूपी एग्रीज, ठीक है, के तहत एक्वाकल्चर परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में एक विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। मिडिल ईस्ट समेत अन्य देशों से मछली उत्पादों, ठीक है, उत्पादों को निर्यात हेतु बाय बैंक व्यवस्था विकसित की जाएगी। यहां पर चर्चा करें तो प्रस्तावित निवेश है वो 4,000 करोड़ रुपए का है, जिससे राज्य के मत्स्य पालकों को उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण, वैश्विक बाजार का सीधा लाभ मिल सकेगा। यहां पर चर्चा करें आगे एक्वाकल्चर के अंतर्गत, साथ ही साथ देखा जाए मंत्रिमंडल ने यूपी एग्रीज परियोजना के तहत जेवर हवाई अड्डे के निकट एग्री स्पोर्ट्स हब स्थापित करने हेतु इनोवा फूड पार्क कोलार कर्नाटक को भी अनुदान सहायता देने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए एग्री एक्सपोर्ट हब कहां पर विकसित किया जाएगा, तो ये जो जेवर हवाई अड्डा है, जेवर हवाई अड्डे के पास में ही देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट हब विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। चलिए अगली खबर देखें क्या है, WHO हर्बल औषधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025। अब ये जो WHO की कार्यशाला है इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखा जाए तो 6 से 8 अगस्त 2025 के मध्य यह कार्यशाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। कहां पर? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। देखा जाए तो इससे आयुष मंत्रालय द्वारा WHO और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता जो फार्माकोपियो, ठीक है, आयोग है, इंडियन फार्माकोपियो आयोग है, उसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, आयुष मंत्रालय द्वारा WHO और भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग जो है उसके सहयोग से WHO हर्बल औषधि के लिए अंतरराष्ट्रीय नियामक सहयोग कार्यशाला 2025 आयोजित की गई थी। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025। अब ये जो सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो 30-31 जुलाई 2025 के मध्य यह कार्यक्रम लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली बार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ठीक है, युवाओं के अंदर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ही देखा जाए तो सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। और इसका आयोजन कहां पर हुआ था? इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। कब इसका आयोजन किया गया था? 30 से 31 जुलाई 2025 के मध्य किया गया था। ठीक है, चलिए अगली खबर क्या है? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025। यहां पर बात करें तो 18 से 20 जुलाई 2025 के मध्य वाराणसी उत्तर प्रदेश में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। क्या था? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत इसका मुख्य विषय था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर अगली खबर क्या है? अगली खबर है उत्तर प्रदेश यूएनडीपी के मध्य समझौता। ठीक है, उत्तर प्रदेश और यूएनडीपी के मध्य समझौता चर्चा कर लेते हैं। जुलाई 2025 में राज्य में आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाने के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मध्य और साथ ही साथ राहत आयुक्त कार्यालय उत्तर प्रदेश के बीच में समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। किस लिए हुआ यह समझौता ज्ञापन? राज्य में जो आपदा प्रबंधन है उसको अधिक प्रभावी, समन्वित, वैज्ञानिक और सशक्त बनाया जा सके, इसी के लिए। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए अगली खबर क्या है? उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री बैनामा पर महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट की राशि में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, जो महिलाओं को छूट प्रदान की जाती थी उसकी राशि में वृद्धि कर दी गई है। देखा जाए तो 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं की जो स्टांप ड्यूटी में छूट होती थी उसकी राशि में वृद्धि किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है। यहां देखा जाए अब उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ रुपए की मूल्य तक की संपत्ति जैसे मकान, जमीन आदि किसी भी
ठीक है, यदि किसी महिला के नाम पर खरीदी जाती है तो इस पर स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की छूट दी जा रही है? 1% की छूट दी जा रही है। तो ये आप जाने रह सकते हैं, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के उन्नयन, ठीक, 22 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के उन्नयन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है, टाटा ट्रस्ट के सहयोग से देखा जाए तो 121 जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है उनके उन्नयन के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। देखा जाए तो टीटीएल के सहयोग से 121 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो 121 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है, संस्थान है, उनमें एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया जाएगा। आगे चले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस 2025। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करें तो 8 जुलाई 2025 को यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में आयोजित किया गया था। कहां पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में इसका आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है, मेरठ से संबंधित। जब मेरठ का जिक्र आया है तो मेरठ से संबंधित पॉइंट भी देख लेते हैं। देखा जाए यहां पर मेरठ, अब मेरठ चर्चा में रहा तो क्यों चर्चा में रहा देख लेते हैं। यहां पर चर्चा करें तो 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया। यह एग्रीटेक इनोवेशन हब आईआईटी रोपड़ की डीप टेक विशेषज्ञता को समर्थित है। ठीक है, जो आईआईटी रोपड़ है उसकी जो डीप टेक विशेषज्ञता है उससे समर्थित थी एग्रीटेक इनोवेशन हब। और ठीक है, एग्रीटेक इनोवेशन हब जिसका आयोजन किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, सारनाथ के बारे में चर्चा करते हैं। सारनाथ के बारे में दृष्टि मैगजीन में क्या लिखी गई है, पॉइंट्स देखते हैं यहां पर। तो 10 जुलाई 2025 को अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, ठीक है, ने आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित मूलगंधकुटी बिहार में आषाढ़ पूर्णिमा धम्मचक्र पवर्तन दिवस मनाया। ठीक है, तो ये कहां पर मनाया गया? धम्मचक्र पवर्तन दिवस, इसका आयोजन किया गया था सारनाथ में। कब? 10 जुलाई 2025 को। किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा। ठीक है, चलिए सोनभद्र के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहां पर देखा जाए सोनभद्र के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि 24 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नव्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, नव्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत कहां पर की गई? सोनभद्र में की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 16 से 18 आयु के किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही उन्हें आत्मसम्मान एवं सामाजिक भागीदारी के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से देखा जाए तो नव्य व्यावसायिक प्रशिक्षण पहल की शुरुआत की गई सोनभद्र से। आगे चलते हैं, अगली खबर क्या है? बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना एवं पंचतख्त यात्रा योजना। यहां पर देखा जाए 5 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि सरकार बौद्ध एवं सिख श्रद्धालुओं के लिए 2 नई तीर्थ सहायता योजना, बौद्ध तीर्थ योजना और पंचतख्त यात्रा योजना शुरू करेगी। दोनों योजनाओं के अंतर्गत सरकार के द्वारा प्रत्येक तीर्थयात्री को न्यूनतम 10,000 रुपए तक की सहायता प्रदान की जाएगी। यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो श्रद्धालु हैं, बौद्ध श्रद्धालु एवं सिख श्रद्धालु, ठीक है, इनको देखा जाए सहायता प्रदान की जाएगी ताकि जो उनके तीर्थस्थल हैं, बौद्ध तीर्थस्थल जैसे कुशीनगर हो गया, लुम्बिनी हो गया, श्रावस्ती हो गया, वहां पे जा सके। और इसके लिए देखा जाए न्यूनतम 10,000 रुपए तक की सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर है ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित। ठीक है, ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे से संबंधित पॉइंट है, देख लेते हैं क्या है पॉइंट। यहां पर देखा जाए तो 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना की लागत कितनी होगी? तो इस परियोजना की लागत 4,775.84 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है और इस परियोजना को ईपीसी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक है, यह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ठीक है, जो चेनेस 294 और 230 के भलिया ग्राम से प्रारंभ होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पहंसा ग्राम तक प्रवेश को नियंत्रित करेगा। ठीक है,
पहनसा ग्राम तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। आगे चलते हैं, देखा जाए तो 49.960 किलोमीटर लंबी यह लिंक एक्सप्रेसवे 6 लेन की चौड़ाई में बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा। तो यहां पर आपने जो ग्रीन फील्ड लिंक एक्सप्रेसवे है इसके बारे में जान लिया, ठीक है। बेसिकली इसका मूल उद्देश्य क्या है, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025, अब इसका आयोजन कहां पर किया गया? 4 से 6 जुलाई 2025 के मध्य आम महोत्सव का आयोजन कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था, ठीक है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। चलिए आगे चलते हैं। देखा जाए यहां पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक। अब ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो 24 जून 2025 को यह बैठक वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की। मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है, ठीक है। और यहां पर देखा जाए जो सीएम होते हैं वो शामिल होते हैं, साथ ही साथ देखा जाए तो गृह मंत्री के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है। और 24 जून को इसका आयोजन कहां पर किया गया था? वाराणसी में किया गया था। होता क्या है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, यह पहली बार था कि राजधानी से बाहर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया था। चलिए देखते हैं यहां पर उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025। 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक 2025 के आलोक को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह विधेयक राजस्व में वृद्धि और परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 और 9 में संशोधन करेगा। देखा जाए यहां पर तो इस विधेयक में परिवहन यानों के किराए पर पारितोषक पर संचालित दुपहिया, 3 पहिया मोटर कैब, 4 पहिया मोटर कैब और मैक्सी कैब 7,500 किलोग्राम तक के सकल यान भार वाले माल वाहनों तथा निर्माण उपस्कर वाहनों एवं विशेष रूप से निर्मित वाहनों पर मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक करारोपण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए केवल एक बारीय कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 3 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मिशन के संचालन के लिए 5 समितियां यथा शासी समिति, राज्य संचालन समिति, राज्य कार्यकारिणी समिति, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन एवं जिला कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाएगा। यह मिशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाएगा और श्रम विभाग इस मिशन की नोडल एजेंसी होगी, ठीक है। जो श्रम विभाग है इस मिशन की नोडल एजेंसी होगी। आगे देखते हैं, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। अब ये महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के बारे में आगे चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए यहां पर देखा जाए जो आलू केंद्र है, आलू केंद्र के बारे में जान लेते हैं। सिंगना, अब ये सिंगना आया है तो सिंगना के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 25 जून 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना हेतु कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। यहां पर जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय था उसके तरफ प्रस्ताव रखा गया था कि आगरा के सिंगना में जो अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र है उसका दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाए, ठीक है। और इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, तो 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण लागत राशि जो है ये 7,283.28 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई याद रखना 91.325 किलोमीटर है, ठीक है। 352 किलोमीटर है, ठीक, 91.352 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, बहराइच के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बहराइच का कतरनिया घाट क्यों चर्चा में आ गया, देखते हैं। यहाँ पर जून 2025 में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बहराइच में स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य का दौरा किया और उन्होंने वन अधिकारियों के साथ घड़ियालों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए गेरुआ नदी में घड़ियालों के 7 बच्चे भी छोड़े, ठीक है। तो घड़ियाल संरक्षण के लिए देखा जाए गेरुआ नदी में, गेरुआ नदी कहां पर अवस्थित है? बहराइच में अवस्थित है, कतरनिया घाट के बीच में बहती है और यहीं पर देखा जाए घड़ियाल के बच्चों के 7 बच्चे यहां पर छोड़े गए। चलिए आगे चले, देखा जाए अगली खबर क्या है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला।
अब ये जो मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो देखा जाए 19 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में इस कार्यशाला की अध्यक्षता की। ठीक है, तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व में किया गया था, मानव वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन कार्यशाला। आगे देखें, उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान किया गया है। अब ये उत्तर प्रदेश में जो पूर्व अग्निवीर है, इनको आरक्षण प्रदान किया गया है। कितना आरक्षण दिया जाएगा, आइए देखते हैं। 3 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा अग्निवीरों को राज्य पुलिस बल में 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया गया। कितना प्रतिशत? 20% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखा जाए, यह आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस, आरक्षी, पीएससी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन की सीधी भर्तियों में लागू होगा। देखा जाए तो पूर्व अग्निवीरों को 4 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गई सेवा अवधि को घटाकर अधिकतम आयु सीमा के 3 वर्ष की छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके तहत अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवा से बाहर आएगा, जिसमें 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर दिया जाएगा और 75% अग्निवीर जो है ये सशक्त तथा कार्य कुशल होकर समाज की मुख्यधारा में पुनः शामिल होंगे। देखा जाए यहां पर गोरखपुर में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण। अब ये जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, इसका लोकार्पण गोरखपुर में किया गया है। 29 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के चारा गांव में 200 टीपीडी क्षमता के गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का लोकार्पण किया है। यह स्टेशन देखा जाए तो नगर निगम गोरखपुर द्वारा 9.89 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन है, इसका लोकार्पण कहां पर किया गया? गोरखपुर में किया गया। और इसका देखा जाए लोकार्पण किसने किया था? तो सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया था। इसकी क्षमता कितनी है? 200 टीपीडी है। ठीक है, 200 टीपीडी इसकी क्षमता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। अगली खबर पर चर्चा करें। देखा जाए यहां पर तो एनएमसीजी की 63वीं बैठक, जो एनएमसीजी है, एनएमसीजी की 63वीं बैठक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 21 मई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी जो है, इसकी 63वीं कार्यकारी समिति की बैठक में गंगा और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवन करने हेतु देखा जाए तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में सीवेज प्रबंधन परियोजना, जिसकी कुल लागत कितनी होगी? 126.41 करोड़ रुपए इसकी लागत होगी, इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पंचायत उत्सव, ठीक, पंचायत उत्सव भवन के निर्माण कराए जाने की परियोजना। मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधानसभा में पंचायत उत्सव भवन के निर्माण कराए जाने की परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रथम चरण में प्रदेश के 71 ग्रामीण विधानसभाओं में पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा में देखा जाए तो पंचायत उत्सव भवन के निर्माण कराए जाने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ रुपए के प्रावधान किया गया है। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ताकि प्रत्येक विधानसभा में देखा जाए पंचायत उत्सव भवन का निर्माण कराया जा सके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश। अब ये जो अमृत 2.0 योजना उत्तर प्रदेश है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए यहां पर तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अमृत 2.0 अटल मिशन फॉर रीजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु नगरीय निकाय के देय निकायांश घटाए जाने एवं निकायांश घटाए जाने से राज्यांश पर पड़ने वाले व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव के अनुमोदन को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो यहां पर ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा देखा जाए इसको मंजूरी प्रदान की गई है। अगली खबर क्या है? पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना। जो पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर 1500 तक की आबादी वाले ग्राम पंचायतों के लिए स्वयं के संसाधन से आय आधारित पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, ये खबर इंपॉर्टेंट हो जाती है। आबादी कितनी होनी चाहिए? यहां तक 1500 की आबादी होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखा जाए तो इस योजना हेतु वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। अब लखनऊ के चर्चा में आ गया। यहां पर देखा जाए 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस एकीकरण और परीक्षण सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस वजह से लखनऊ चर्चा में आ गया था। बदायूं की चर्चा में रहा। देखा जाए तो 5 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री
बीएल वर्मा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं में सफाई कर्मियों के सम्मान में नमस्ते योजना पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता की। परीक्षा में पूछ सकता है नमस्ते योजना किससे संबंधित है? जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उनके देखा जाए उनसे संबंधित है नमस्ते योजना। आगे देखें यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा। अब ये यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा, इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बांगा ने यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। यूपी एग्रीज परियोजना का उद्देश्य पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, ठीक है, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 28 जिलों, जिनमें पूर्वांचल के 21 जिले और बुंदेलखंड के 7 जिले शामिल हैं। यहां पर देखा जाए कृषि में क्रांति लाना एवं महिलाओं के 30% भागीदारी के साथ लगभग 10 लाख किसानों को लाभान्वित करना इसका मुख्य उद्देश्य। यूपी एग्रीज परियोजना 4000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें देखा जाए तो 2737 करोड़ रुपए की ऋण विश्व बैंक द्वारा 6 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना में विश्व बैंक के अतिरिक्त जो राज्यांश है 1166 करोड़ रुपए होगा। यहां पर बात करें तो इस परियोजना के तहत 10,000 महिला उत्पादक समूहों को जोड़ा जाएगा। 500 किसानों को विदेश भेजकर उन्हें अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ बात कर लें कि जो एआई प्रज्ञा कार्यक्रम है, एआई प्रज्ञा कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो एआई प्रज्ञा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या होगा? इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक चरण में देखा जाए तो 10 लाख युवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, डाटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा जैसे उन्नत जो तकनीकें होती हैं उन तकनीकों में प्रशिक्षित कर उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना। अब ये जो उत्तर प्रदेश में सीड पार्क की स्थापना, इसके बारे में चर्चा करें तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य में 5 अत्याधुनिक जो सीड पार्क होते हैं, यानी कि बीज बैंक होते हैं, सीड पार्क यानी कि बीज पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने स्थापित किए जाएंगे? 5 अत्याधुनिक बीज पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहला सीड पार्क मध्य जोन में लखनऊ के अटारी क्षेत्र में 130.63 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी? तो इसकी अनुमानित लागत 266.70 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, और यहां पर देखा जाए इस पार्क का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। शेष 4 सीड पार्क प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से स्थापित किए जाएंगे, जिनमें पश्चिमी जोन, तराई जोन, पूर्वी जोन और बुंदेलखंड जोन शामिल है। यानी कि चारों दिशाओं में देखा जाए, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, फिर साथ साथ में देखा जाए तो मध्य जोन जो है उसमें स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर स्थापित किया गया है? पहला मध्य जोन में स्थापित किया गया, लखनऊ में। किसके नाम पर? चौधरी चरण सिंह के नाम पर स्थापित किया जाएगा ये सीड पार्क। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 यथा संशोधित। देखा जाए तो 15 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। नई दुग्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना और मौजूदा इकाई, देखा जाए जो मौजूदा इकाई है, मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण के लिए जो पूंजीगत अनुदान है ये 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। और नए इकाइयों के लिए अधिकतम अनुदान 5 करोड़ रुपए से मौजूदा इकाई के आधुनिकीकरण के लिए देखा जाए तो 2.5 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024। अब उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जो है, वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024, इसके बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए तो 6 मई 2025 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2024 को मंजूरी प्रदान की गई है। उद्देश्य इसका क्या है? तो प्रदेश में आईटी, वित्त, मानव संसाधन, ग्राहक सहायता जैसे क्षेत्रों में वैश्विक क्षमता केंद्र की स्थापना को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसकी स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यहां पर बात कर ले तो जीसीसी टियर 1, टियर 2, टियर 3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी एवं ग्रामीण एवं शहरी आय असमानताओं को कम किया जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगरा। अब आगरा शहर क्यों चर्चा में रहा देख लेते हैं। 15 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में
23वें भीम नगरी समारोह का उद्घाटन किया। अब ये जो भीम नगरी समारोह है इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? आगरा में किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा का भी शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के साथ मिलकर लखनऊ में एक भव्य स्मारक के निर्माण किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि जीरो पावर्टी अभियान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही जाना जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो जीरो पावर्टी अभियान है, ठीक है, जीरो पावर्टी स्कीम जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, वो अभियान किसके नाम पर जाना जाएगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे इस योजना का नाम रखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण। अब ये जो केयान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड का जो प्लांट है, इसके प्लांट का लोकार्पण देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा 6 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, तो 6 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो गीडा है, इसमें देखा जाए तो सुपर मेगा प्रोजेक्ट के अंतर्गत कियान डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट का लोकार्पण किया। 1200 करोड़ रुपए के निवेश से 30 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित यह प्लांट अनाज आधारित है और यह डिस्टिलरी प्लांट एक एथेनॉल प्लांट भी है। ठीक है, ये जो डिस्टिलरी प्लांट है ये एक एथेनॉल प्लांट है और इसका लोकार्पण किसने किया है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। कब किया? 6 अप्रैल 2025 में किया। और कहां पर इसका आयोजन किया, मतलब इसका लोकार्पण हुआ है? तो गोरखपुर में इसका लोकार्पण किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। 3 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर धाम प्रयागराज में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रिय सखा भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर देखा जाए तो 579 करोड़ रुपए की लागत से 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है। यहां पर हम बात कर ले तो मुख्यमंत्री ने निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए तथा मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए की ऋण भी वितरित किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखें तो वाराणसी में डॉल्फिन सफारी मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश में जो डॉल्फिन सफारी है वो कहां पर बनेगी? डॉल्फिन सफारी बनेगी वाराणसी में। आगे चलते हैं, बिठूर महोत्सव 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 21 से 23 मार्च 2025 तक कानपुर के बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया। जो कानपुर में बिठूर महोत्सव है इसका आयोजन किया गया था। कब से कब तक? 21 से लेकर 23 मार्च 2025 तक। चलिए आगे चलते हैं। यह महोत्सव प्रतिवर्ष ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल बिठूर में आयोजित किया जाता है। बिठूर कहां है? कानपुर में अवस्थित है। यहीं पर देखा जाए इस वर्ष यह महोत्सव उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत पर आधारित था। ठीक है, तो याद रखना जो बिठूर महोत्सव इस बार आयोजित किया गया 2025 में, ये किसकी साझा संस्कृति पर आधारित था? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की साझा संस्कृति पर आधारित था। काशी तमिल संगमम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए काशी तमिल संगमम, यहां पर बात करें तो काशी तमिल संगमम 3.0, ठीक है, ये तीसरा संस्करण था। देखा जाए तो 15 से 24 फरवरी 2025 तक वाराणसी में काशी तमिल संगमम 3.0 का आयोजन हुआ। इसका आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया गया था। देखा जाए तो काशी तमिल संगमम 3.0 का मुख्य विषय महर्षि अगस्त्य पर आधारित था। इस कार्यक्रम के लिए आईआईटी मद्रास और बीएचयू, ठीक है, ने कार्यान्वयन एजेंसियां थी। जो बीएचयू है और आईआईटी मद्रास जो है ये कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में सम्मिलित थी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण 2025। अब ये जो भारतीय कला इतिहास है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, इसका 32वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया था? आइए देख लेते हैं। देखा जाए तो 8 से 10 फरवरी 2025 के मध्य भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण 2025 का आयोजन भारतीय विरासत संस्थान नोएडा में किया गया था। ठीक है, तो याद रखना परीक्षा में से डायरेक्टली पूछे कि भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, तो इसका आयोजन हुआ था नोएडा में। ठीक, भारतीय विरासत संस्थान कहां पर अवस्थित है? नोएडा में अवस्थित है। देखा जाए तो इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय विरासत संस्थान नोएडा डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? किस विषय पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसका विषय था कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। क्या? कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन इसका मुख्य विषय था। अब आइए देखते हैं यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव के बारे में जान लेते हैं। जो महाकुंभ आयोजित किया गया था उसी दौरान इसका आयोजन किया गया। देखा जाए तो 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। यहां पर बात करें तो इस महोत्सव में 200 से अधिक प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों की प्रजातियों को देखने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आगे चले वाराणसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए
तो 30 जनवरी 2025 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में अपने मौजूदा उप कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है। ठीक है, यहां पर बात कर ले तो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का जो उप कार्यालय है उसको पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में उन्नत करने की घोषणा की गई है, वाराणसी में अवस्थित है। देखा जाए तो यह भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का छठा क्षेत्रीय कार्यालय है। वर्तमान में जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां पर है? असम में है, ठीक है, गुवाहाटी असम में, पटना बिहार में, कोच्चि केरल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और अब कहां पर होगा? वाराणसी में होगा, और ये छठवां क्षेत्रीय कार्यालय होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, ग्रेटर नोएडा के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रेटर नोएडा क्यों चर्चा में रहा? देखा जाए यहां पर सॉरी, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के इस नगर में एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया। जो ग्रेटर नोएडा है यहां पर एनएसडीसी इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन किया गया, और यह उद्घाटन किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। गोरखपुर क्यों चर्चा में रहा? देख लेते हैं यहां पर। 12 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में 172 लाख रुपए की लागत से निर्मित नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो याद रखना जो नानाजी देशमुख पार्क है वो कहां पर बना है? वो बना है गोरखपुर में। और ऐसे सवाल अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 24 से 26 जनवरी 2025 को अवध शिल्प ग्राम लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस समारोह है इसका आयोजन कहां पर किया गया था? लखनऊ में किया गया था। कब से कब तक हुआ? तो 24 से 26 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। और यहीं पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, ये उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया गया था। और उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के अंतर्गत देखा जाए जो सम्मान प्राप्त करता है उनके बारे में जान लेते हैं। तो यह सम्मान 6 निम्न व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। किसको किसको दिया गया है? कृष्णकांत शुक्ल को दिया गया है, ये वाराणसी के हैं। हिमांशु गुप्ता को दिया गया है, वृंदावन मथुरा के हैं। मनीष वर्मा को दिया गया है, ये कानपुर के हैं। कृष्णा यादव को दिया गया है, ये बुलंदशहर के हैं। वहीं पर बात कर ले तो कर्नल सुभाष देसवाल को दिया गया है, बुलंदशहर के हैं। डॉक्टर जय सिंह को दिया गया है, बहराइच के हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 देखा जाए यहां पर तो जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 के बारे में। फरवरी 2025 में महाकुंभ नगर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 15,000 से अधिक आदिवासियों ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता। अब यहां पर देखा जाए 3 जनवरी 2025 को दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते ज्ञापन के तहत देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में अपना पहला कैंपस ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। ठीक है, जो वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय है ये अपना पहला कैंपस कहां पर स्थापित करेगा? उत्तर प्रदेश में, तो ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। इस पॉइंट को आप पिन पॉइंट करके याद रखिएगा। और यह नया कैंपस ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय जो ऑस्ट्रेलिया का है ये उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना कैंपस स्थापित करेगा? ग्रेटर नोएडा में स्थापित करेगा। और यह कैंपस देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा में पहला विदेशी विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के बारे में चर्चा करते हैं। देखा जाए तो 26 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने निजी उद्यमी गारंटी योजना के अंतर्गत निर्मित कौशांबी जिले के मंझनपुर में 15,000 मीट्रिक टन एवं सुल्तानपुर के हरिहरपुर में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का भी लोकार्पण किया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के। चलिए आगे चलते हैं। कुंभवाड़ी चैनल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुंभवाड़ी चैनल, यहां पर देखा जाए तो 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल FM देखा जाए 103.5 मेगाहर्ट्ज का शुभारंभ किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कुंभवाणी चैनल का शुभारंभ किया गया और ये आकाशवाणी के अंतर्गत देखा जाए तो 103.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाता था। ठीक, और इससे देखा जाए जो महाकुंभ था, महाकुंभ से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां तो सारी यहीं पर प्रसारित की जाती थी। आगे देखा जाए 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश MSME विभाग द्वारा सहारनपुर और मुरादाबाद में 2 नए निजी औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। यहां पर देखा जाए तो यह निर्माण प्लेज योजना का हिस्सा है। जो प्लेज योजना है, इस प्लेज योजना के अंतर्गत ही 2 नए निजी औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। जो प्लेज योजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार का सृजन करना है। देखा जाए यहां पर
हम बात करें तो जनवरी 2023 में शुरू की गई प्लेज योजना निवेशकों को कम ब्याज दर पर प्रति एकड़ 50 लाख रुपए के ऋण प्रदान करके सहायता भी प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CII एग्रीटेक इंडिया, CII एग्रीटेक इंडिया कृषि भारत 2024 देखा जाए तो 15 से 18 नवंबर 2024 के मध्य भारतीय उद्योग संघ, जो भारतीय उद्योग संघ है, भारतीय उद्योग संघ द्वारा लखनऊ उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है। ठीक है, CII एग्रीटेक इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में पहली बार हुआ है और इसका थीम क्या था? हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हार्वेस्टिंग इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसी थीम पर कृषि भारत 2024 का आयोजन किया गया था। आगे देखें, यहां पर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय कृषि एवं योग केंद्र के बारे में चर्चा करते हैं। 4 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने बागपत जिले में एक केंद्र की स्थापना हेतु तहसील एवं परगना बागपत में देखा जाए तो यहां का ग्राम है हरिखेड़ा एवं ग्राम सभा की देखा जाए 1.069 हेक्टेयर भूमि पर पर्यटन विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है और यहां पर देखा जाए ये केंद्र स्थापित किया जाएगा, अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र। आगे चर्चा करें और अंतिम खबर उत्तर प्रदेश स्पेशल के अंतर्गत देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनहित सेवा, ठीक है, जो सूचना प्रौद्योगिकी जनहित सेवा है इसको उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। तो 1 अक्टूबर 2024 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यह डेट कि कब देखा जाए उद्योग का दर्जा दिया गया है। जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित जो सेवाएं होती हैं इनको उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कब दिया गया है? 1 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। यह आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि किस राज्य सरकार के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाएं हैं उनको उद्योग का दर्जा दिया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे अपने इस वीडियो में हमने चर्चा की और ये सारे करंट अफेयर जो दृष्टि मैगजीन में दिए हुए हैं उन सारे पॉइंट्स पर यहां पर हमने पॉइंट्स टू पॉइंट जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और सभी पॉइंट जो यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश परिदृश्य के अंतर्गत बताए गए थे दृष्टि मैगजीन के अंतर्गत, उन सारे पॉइंट को हमने चर्चा की। ठीक है, और इसी के साथ ये करीब 50-55 मिनट का जो वीडियो आपका बना है इस वीडियो के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरी तरीके से कंप्लीट होता है जो दृष्टि मैगजीन में है। इस किताब को आप अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें और मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कर सकते हैं। बेसिकली आपको करना क्या होता है मल्टीपल टाइम रिवाइज करने के लिए, जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जैसे कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज आप कोई पॉइंट पढ़ते हैं तो उस पॉइंट को पढ़ने में एक चीज ये महत्वपूर्ण होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप ये चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर देखा जाए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, अब इसका मूल उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो यही हो जाता है कि जो चित्रकूट को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे जो है चित्रकूट को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए इसको आप हाईलाइट करें। इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई हाईलाइट कर ले और यहां पर देखा जाए, ठीक है, इसकी लागत कितनी है? लागत को हाईलाइट कर ले और बहुत हुआ तो डेट को हाईलाइट कर ले। और जब आप रिवाइज कर रहे हो तो सिर्फ जो हाईलाइटेड चीजें होती हैं उनको आप हाईलाइट कर, जो हाईलाइट आपने कर रखा है उसको आप पढ़ते चलेंगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल होती जाएंगी। ठीक है, सारी चीजें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी और इस प्रकार से आप अपना पूरा कंटेंट जो है उसको रिवाइज करते हुए चल सकते हैं। ठीक, तो ऐसे ही आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज भी करना होगा और मल्टीपल टाइम रिवाइज करने का तरीका यही है कि आप हमेशा हाईलाइटर का यूज जरूर करें जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, क्योंकि आप हाईलाइटर का यूज नहीं करते हैं और सब कुछ हाईलाइट करते चले जाते हैं। देखिए, सब कुछ हाईलाइट नहीं करना होता है। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो पेन उठाएंगे और सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए किताब को पूरा काला करते चले जाते हैं, लाइन बाय लाइन काला करते चले जाते हैं, सब कुछ हाईलाइट करते चले जाते हैं और जब रिवीजन का समय आता है तो पता लगता है सब कुछ तो हाईलाइट है, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट ही है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो दूसरा कलम उठाते हैं, नीला उठाते हैं, फिर नीला करते चले गए। अब वो नीला करते चले गए तो पता लगा कि वो पूरी किताब नीली भी नहीं हो पाई। एक बार तो पूरा पढ़ गए थे, दोबारा से केवल 20 पेज 30 पेज ही पढ़ पाए, फिर उसके बाद खत्म भी नहीं हो पाया। तो पहली बार आप पूरी किताब पढ़ें और हाइलाइटर का यूज़ करें। दोबारा में जितनी हाइलाइटेड चीज़ें हैं उनको रिवाइज करते जाएं जो आपको लगे कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे पता चलेगा कि बहुत महत्वपूर्ण है? जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वहीं से आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए परीक्षाओं में। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए। अक्सर जब मैं पढ़ाता हूँ तो आपको बताता हूँ ये सवाल प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में फला ईयर में आया हुआ था, तो कैसे याद है? PYQ केवल देख रखा है,
इस वजह से चीज़ें पता है कि कैसे वो चीज़ें टैकल होती हैं और किस प्रकार से देखा जाए तो पता चलता है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है तो भविष्य में कैसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी चीज़ें और स्ट्रांग होती जाती हैं। जो पॉइंट आप पढ़ते हैं उस पॉइंट को पढ़ने के साथ साथ में आपकी सारी चीज़ें, कॉन्फिडेंस भी आता है और पॉइंट्स याद भी होते जाते हैं। साथ ही साथ चीज़ों को हाईलाइट करते रहेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद रहेंगी। और इसी प्रकार मैगजीन को अच्छे से आप रिवाइज करें। आपकी आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर किसी क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।